वो कौन सी मेजर गलतियां होती हैं जो पेरेंट्स अपनी औलाद के लिए करते हैं और कौन सी जनरेशन है जो सबसे ज्यादा मुतासिर हो रही है नशे से। मैंने खुद देखा है, बकायदा केबिन पे खड़े हुए बच्चे एक दूसरे से पूछते हैं, लड़के टीन एज के, कि अगर तुम सिगरेट पियोगे तो वही मैं लूंगा। मतलब वो प्रेशराइज किया जा रहा है। नशा अगर कोई करना शुरू करता है फौरन तो उसका आदी नहीं बनता। कितना टाइम लगता है, हम कितने दिन तक अगर वो कंटिन्यूअसली नशा करेगा तो वो उसका एडिक्ट बन जाएगा। सबसे खतरनाक नशा कौन सा है जो बहुत ज्यादा लोग कर रहे हैं और जिसके केसेस आपके पास आ रहे हैं, जो सबसे ज्यादा रिस्की है, हाई रिस्क पर है, सबसे डेंजरस है सेहत के लिए, हेल्थ के लिए, मेंटल हेल्थ के लिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। दस्तक टीवी के साथ मैं हूँ महम जरा। नज़ीन, हमने अक्सर अपने माशरे में देखा है कि नशा जो करता है उसको लोग एक बहुत बड़ा गुनहगार समझते हैं। वो समझते हैं कि ये बहुत गलीज़ इंसान है, लेकिन हम ये नहीं देखते कि नशा करने वाली की जितनी गलती होती है उससे कई ज़्यादा गलत उसके साथ माशरे का रवैया होता है। वो कौन सी चीज़ें हैं जिससे मज़ीद इंसान बिगड़ जाता है, घर वालों की ऐसी कौन सी लापरवाहियां हैं जो अपनी ही औलाद को बिगाड़ देती हैं। इस वक्त मेरे साथ साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर अनम मौजूद हैं और ये बताएंगी कि वो कौन सी मेजर गलतियां होती हैं जो पेरेंट्स अपनी औलाद के लिए करते हैं और कौन सी जनरेशन है जो सबसे ज़्यादा मुतासिर हो रही है नशे से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम कैसी हैं आप अस्सलाम। डॉक्टर साहब? अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे ये बताइएगा कि सबसे पहले कि हमारे माशरे में जनरेशन कौन सी है जो सबसे ज़्यादा मुतासिर हो रही है इन चीज़ों से। ये आइस हो गया और ये पाउडर हो गया, पता नहीं कितने तरह के नशे हैं जो आम हो चुके हैं माशरे में, और कौन सी जनरेशन ज़्यादातर इसकी तरफ राग़िब हो रही है। बेसिकली ये जो एडिक्शन है ना, इसमें सबसे ज़्यादा जो जनरेशन लगती है ये टीन एज से ही लगा जाता है। जिसमें सबसे पहले तो सिगरेट्स हो जाती हैं, ठीक है, फिर वो अल्कोहल पीने लग जाते हैं, ओकेजनली लेते हैं, सम टाइम लेते हैं, फिर वो चरस पीने लग जाते हैं, देन फिर वो हैबिचुअल हो जाते हैं। जैसे जैसे उनकी एज जो है इंक्रीज होती रहती है, वैसे वैसे ही उनकी एडिक्शन भी इंक्रीज होती रहती है विद इन दी टाइम। और फिर उसके बाद उनकी लिमिट्स भी इंक्रीज हो जाती हैं। तो ये कि पेयर प्रेशर हो गया, पार्टीज में जाना हो गया, उनका अपना सेल्फ इंटरेस्ट हो गया, अनअवेयरनेस जिसे कहते हैं ना, उस वजह से ये इन चीज़ों पे लग जाते हैं। फिर उनको पता चलता है कि इसके लेने के बाद इनको विड्रॉल्स होते हैं, डिटॉक्स होता है। तो ये वाली जो एज होती है ना, ये बड़ी देखभाल वाली होती है। इन चीज़ों की वजह से आगे जाके ये इन चीज़ों में लग जाते हैं। अच्छा, हमने देखा है कि इससे क्लास का कोई ताल्लुक नहीं है, चाहे वो अपर हम्म। क्लास हो, मिडिल क्लास हो या फिर लोअर क्लास हो। नशा हर क्लास में बहुत ज़्यादा आम है। इस वक्त जितने भी पेशेंट्स यहाँ पर हैं, ऐसा नहीं कि वो सारे गाड़ी वाले और बंगले वाले हों। हम्म। यहाँ पे ऐसे भी लोग हैं जो जिनके वालिद जो है वो या तो कोई ठेला लगा रहे हैं या कोई रेहड़ी चला रहे हैं या रिक्शा चला रहे हैं। हम्म। मतलब इतने लोअर क्लास फैमिली के लोग भी अगर उनके बच्चे भी नशा कर रहे हैं तो ये कैसे फिर मुमकिन है कि वो तो कहीं पार्टीज में नहीं जाते, वो तो ऐसी जो है वो गैदरिंग में नहीं आते जहाँ पे ये स्टेटस मेंटेन करने के लिए नशा किया जा रहा हो, तो फिर ये लोग शिकार क्यों हो रहे हैं? ये लोग इसलिए शिकार हो रहे हैं कि देखिए, वही मैंने अगेन बात की कि टीन एज होता है, ठीक है, क्यूरियोसिटी डेवलप हो रही होती है बच्चों में कि अच्छा, ये मैंने खुद देखा है, बकायदा केबिन पे खड़े हुए बच्चे एक दूसरे से पूछते हैं, लड़के टीन एज के, कि अगर तुम सिगरेट पियोगे तो वही मैं लूंगा। मतलब वो प्रेशराइज किया जा रहा है ना, वो प्रेशर में आ गया। बॉयज में अक्सर ऐसा होता है कि अगर वो चीज़ नहीं कर रहे ना, तो वो थोड़े से उनको ना शेम फील होती है कि मैं अगर ये क्यों नहीं कर रहा, मतलब मैं भी तो कर सकता हूँ ये चीज़। चले अगर वो पार्टीज में नहीं जा रहे, लोअर मिडिल क्लास हैं, तो बच्चों में तो खेलना तो हो रहा है, आपस में खेलने के साथ साथ जब वो आगे डेवलपमेंटल स्टेजेस पर जा रहे हैं, तो उन्हें ये चीज़ मौका मिलता है कि वो जब एक दूसरे को देखते हैं, क्यूरियोसिटी डेवलप होती है, सेल्फ इंटरेस्ट होता है, अनअवेयरनेस होती है, बेसिकली अनअवेयरनेस होती है, जिसकी वजह से वो चीज़। आजकल तो मैंने ये भी देखा कि स्कूल के छोटे छोटे बच्चे, 7 क्लास के, बिल्कुल ऐसे ही है। बिल्कुल ही छोटे बच्चे होते हैं, वो स्कूल से फौरन से जो है जाते हुए पी रहे होते हैं, आकर पी रहे होते हैं, पेरेंट्स को पता ही नहीं होता है। क्यों? क्योंकि वो बताने ही नहीं चाह रहे होते, पेरेंट्स को खुद छुपा रहे होते हैं ये वाली सारी चीज़ें। आपस में फ्रेंड्स के साथ वो मतलब बैड हैबिट्स हो गई, नेगेटिव पॉइंट्स हो गए, वो इंक्रीज कर रहे होते हैं। वो समझ रहे होते हैं ये हमारा शौक है, ये हमारी इस एज का ये शौक है हमारा, तो वो इस चक्कर में भी जो है ना वो लग लग जाते हैं। अच्छा, अब पेरेंट्स की बात अगर आई है तो पेरेंट्स यहाँ पे जो वालिदैन हैं वो अपना क्या किरदार अदा कर रहे हैं इस चीज़ में अपनी औलादों के साथ?
जो लग जाती है इन चीजों में। जी, जैसे कि किसी के बच्चे को अगर पता चल गया कि हमारा बच्चा नशा कर रहा है, तो वालिदैन फिर क्या किरदार अदा करते हैं? क्योंकि मोस्टली मैंने देखा है कि जो भी पेशेंट्स होते हैं वो ये शिकायत कर रहे होते हैं कि हमारी फैमिली की तरफ से हमें बहुत रुसवाई मिली, बहुत धुतकार मिली, तो हम मज़ीद और ज़्यादा जो है वो इससे करीब होते गए नशे से। तो फैमिलीज़ ऐसी क्या बेसिक गलतियाँ कर रही हैं जो उन्हें नहीं करनी चाहिए? एक्चुअली ये है कि अगर पेरेंट्स को पता चल जाए कि उनके बच्चे इस चीज़ में लग गए हैं, तो देखिए अब ये है कि अक्सर मेरा जो अपना रहा है एक्सपीरियंस, उसमें पेशेंट ये कहते हैं कि हमारे फला शख्स हमें समझ रहा था लेकिन फला शख्स हमें नहीं समझ रहा था। तो यहाँ पे गलतियाँ हो जाती हैं। यहाँ पे क्या गलतियाँ आती है कि कोई उन्हें बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट कर रहा है, कोई उन्हें निगलेक्ट कर रहा है। बिल्कुल ये नहीं ऐसे ही है। होना चाहिए, बैलेंस होना चाहिए। बैलेंस क्या है कि आपको रिवॉर्ड देना है। क्या आपने अगर ये काम अच्छा कर लिया, ठीक है, आपको इसके बदले में रिवॉर्ड दिया जाएगा। अगर ये आपने नहीं करना है तो हम नेगेटिव एक पनिशमेंट के तौर पे लेके चलेंगे। लेकिन क्या होता है, वर्बल अब्यूज कर दिया जाता है, पेरेंट्स अक्सर डांटने लपटने लग जाते हैं, पेरेंट्स अक्सर उनको ये कहने लग जाते, अच्छा इन केस वो अगर यूज भी नहीं कर रहे तो पेरेंट्स उनको इतनी शक की निगाहों से देखते हैं। या फिर ऐसा भी होता है, फैमिलीज खुद कहती हैं या पेशेंट खुद कहते हैं कि अगर हमें अमाउंट चाहिए होता है, अब छोटी एज है, अमाउंट चाहिए, अब जाहिर सी बात है कहाँ से मिलेगा, पॉकेट मनी से ही लेगा। अब उसको पॉकेट मनी नहीं मिल रही, वो गुस्सा इतना कर रहा है, चीज़ें इस तरह से फेंक रहा है, डिस्ट्रॉय कर रहा है, फैमिली परेशान होकर दे ही देती, प्रेशराइज होकर। बिल्कुल ऐसे ही है। तो ये भी एक गलती है, उनको एक तरीके से उनकी नेगेटिविटी को प्रमोट ही किया जा रहा है। वजह इसके कि उनको इस तरह से समझाया जाए, बताया जाए और उनको उनके नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस बताए जाएँ, बैठ के बाकायदा उनको ऐसे लोगों के साथ विजिट भी कराया जाए कि देखो ऐसे-ऐसे हैं, इस स्टेज में आगे चल के ये हालात भी आते हैं। तो बच्चे काफ़ी हद तक समझ जाते हैं, लेकिन पेरेंट्स के बाद पहली बात तो ये कि टाइम नहीं होता इतना, तो दूसरा अनअवेयरनेस पेरेंट्स को भी होती है। सवाल है कि क्या करें हम? तो वो थोड़ा-सा इस चीज़ों में चले जाते हैं, पेरेंट्स उनको डाँट-डपटने लग जाते हैं, कुछ निग्लेक्ट कर देते हैं, कुछ इतना एप्रिशिएट कर देते हैं कि मेरी औलाद है, अब ज़ाहिर-सी बात है मुझे पता है और जिसकी औलाद होती है उसको पता होता है। तो इस चक्कर में भी पेशेंट जो है ना, फिर ऐसे जो घर के अफ़राद होते हैं ना, कि ये मेरी औलाद है, ये मेरा भाई, मेरी बहन है, तो दुःख देखा नहीं जा रहा, उस पे डिपेंड करने लग जाते हैं। वो ब्लैकमेल भी करते हैं अक्सर पेशेंट ऐसे ही लोगों को, उनको पता है कि यही एक है, यही हमें दे सकता है, अदरवाइज तो सब हमें निगलेक्ट करें। अच्छा, इनिशियल स्टेज पर भी जैसे मैं कहूँ कि अगर कोई बच्चा या कोई टीनेजर या कोई भी लड़का नशे की तरफ जा रहा है या गलत सोहबत में बैठ रहा है या गैदरिंग उसकी ख़राब है, उसकी जो स्कूल लाइफ है वहाँ पे कोई ऐसी चीज़ें सामने आ रही हैं, तो पेरेंट्स इन चीज़ में भी ज़्यादातर नज़र नहीं देते, मतलब उनको बिल्कुल निगलेक्ट कर देते हैं कि बच्चा कहाँ जा रहा है, इसके बिल्कुल, क्या दोस्त हैं, कैसी बिल्कुल। गैदरिंग है, स्कूल में जो है वो किस तरह के लोगों से उसकी मुलाकात हो रही है, किस तरह के दोस्त बने हुए हैं, क्योंकि ये चीज़ें यहीं से शुरू होती हैं। ऐसा नहीं होता कभी भी कि कोई घर पे आए और घर पे आपके मुँह में सिगरेट लगाए या घर में आके आपको जो है वो नशे का आदी बना दे। ये बाहर से ही शुरू होता है और टीनेजर स्पेशली मैं कहती हूँ कि पेरेंट्स उनको बिल्कुल खुली छूट दे देते हैं। उनको पैसे भी दे रहे हैं और फिर वो ये भी नहीं पूछ रहे कि तुम इन पैसों का कर क्या रहे हो। एग्ज़ैक्टली। तो कितने केसेस ऐसे होते हैं जो इसी तरह के आपके सामने आते हैं कि पेरेंट्स ने खुली छूट दे दी और फिर बच्चा जो है वो बिगड़ गया। बिल्कुल ऐसा ही है, मतलब लेट नाइट आ रहे, कहाँ से आ रहे, नहीं क्या करके पूछते। आ रहे, नहीं पूछते। ज़्यादा से ज़्यादा पूछ लिया तो हाँ भाई उन्होंने वो तहकीकात भी नहीं करते, जैसे कि आपने कहा। बिल्कुल। ये बिल्कुल भी नहीं, फ्रेंड्स गैदरिंग का नहीं पता रखते कि फ्रेंड्स गैदरिंग उनकी किस तरह की है। एक्चुअली वो ये बोलते हैं ना कि हम खुद सही है ना, तो हमारी औलाद भी सही है। लेकिन बट ये है कि वो तो सोशल एक्सप्लोर कर रहा है, सोसाइटी को एक्सप्लोर कर रहा है। एक्सप्लोर करते हुए से वो लोग भी मिलेंगे जो खराब भी है। मे बिल्कुल बी वो ऐसा ही है। उनका एक टारगेट हो गया हो, पार्ट बन गया हो, पार्टिसिपेट किया हो, बट वो पेरेंट्स को पता ही नहीं। जब पता चलता है तो बाद में बहुत अफसोस भी करते हैं। अच्छा, नशा अगर कोई करना शुरू करता है फौरन तो उसका आदी नहीं बनता। कितना टाइम लगता है, हम कितने दिन तक अगर वो कंटिन्यूअसली नशा करेगा तो वो उसका एडिक्ट बन जाएगा, मतलब उसका ऐसा आदी बन जाएगा कि उसके बगैर फिर वो रह नहीं पाएगा। कितना टाइम देता है नशा खुद से कनेक्ट करने के लिए इंसान को। देखें ये जो चीज़ें हैं ना, जो बेसिकली केमिकल्स वाले हैं, आइस हो गई, ठीक है, क्रिस्टल हो गया, तो ये वाली जो होती है ना, हीरोइन हो गई, ठीक है, ये वाले जो नशे हैं ना, ये एक टाइम करेंगे ना, सेकंड टाइम खुद मतलब क्रेविंग होगी, ये वाले इस एक टाइप के। एक डोज समझने, डोज ही बोलते हैं हाँ ना, एक डोज बिल्कुल। के बाद ही आप इसके हाँ जो है वो बिल्कुल।
क्रेविंग्स होंगी और विड्रॉल्स जो है इनको होने लग जाएंगे, वो फिर वो लाजमी लेंगे। बाकी ये है कि जो अल्कोहल हो गई, ठीक है, चर्स हो गई, सिगरेट हो गई, इसकी भी क्रेविंग होगी, बट ओकेजनली भी लोग यूज करते हैं, पेशेंट कहता है हम ओकेजनली भी यूज सबसे करते हैं। खतरनाक नशा कौन सा है जो बहुत ज्यादा लोग कर रहे हैं और जिसके केसेस आपके पास आ रहे हैं, जो सबसे ज्यादा रिस्की है, हाई रिस्क पर है, सबसे डेंजरस है सेहत के लिए, हेल्थ के लिए, मेंटल हेल्थ के लिए? आइस, बहुत आइस। ज्यादा। क्योंकि आइस के टोटल जो है विड्रॉल्स ऐसे ही होते हैं, बिहेवियर होते हैं क्या कुछ क्या ऐसे होते हैं। नुकसानात होते हैं आइस का नशा करने से? क्या क्या जो बॉडी में नेगेटिविटीज, क्या चीजें देखने में आती हैं अगर एक बंदा आइस का नशा कर रहा है? हम्म, कितनी मुतासिर हो रही है उसकी सेहत? बहुत ज़्यादा होती है। उसमें ये है कि मेंटली बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाता है पेशेंट, बिहेवियर इश्यूज हो जाते हैं, एग्रेशन होता है, मूड स्विंग्स होते हैं, पेशेंट को हेलुसिनेशंस भी आते हैं। हेलुसिनेशंस ये होते हैं कि उनको आवाज़ें सुनाई देने लग जाती हैं, वो ऑडिटरी हेलुसिनेशंस होते हैं, विजुअल हेलुसिनेशंस होते हैं, ये हमारी लैंग्वेज की टर्म है। इसके अलावा उन्हें टैक्टाइल हेलुसिनेशंस भी होते हैं, पैरानोया भी होता है उन्हें, मतलब उन्हें शक शुबे की कैफियत हो जाती है जिसका रियलिटी से कोई ताल्लुक नहीं। मतलब वो अपनी फर्जी और हाँ, बिल्कुल ऐसा ही है। रियलिटी में और अपने बनाई हुई दुनिया में फर्क नहीं कर बिल्कुल, पाते। बिल्कुल, ऐसा ही है। वो समझता है कि मुझ पे रियलिटी तो अब आई है, जबकि वो उसकी रियलिटी नहीं है, तो उसका वहम होता है। अच्छा, मैंने सुना है कि आइस का नशा करते हैं उनको नींद भी नहीं आती। ऐसा ही है, जो आइस कंटिन्यूअसली यूज़ कर रहे थे ना, उनको बिल्कुल नींद नहीं आती। अगर जैसे मिसाल के तौर पे कोई आइस कंटिन्यूअसली यूज़ कर रहा है, वो 3 दिन 3 रातें भी जाग रहा है। लेकिन अगर वो नहीं यूज़ करता ना, फिर वो 2 दिन भी सोएगा, 2 रातें भी सोएगा। इसका ये भी होता है अपोज़िट। और आइस पीने के साथ-साथ ये भी होता है कि पेशेंट के अंदर जो है ना, एक बाइपोलर अफेक्टिव डिसऑर्डर, ये एक साइकोटिक वो है डिसऑर्डर, वो भी आ जाता है इन पेशेंट के अंदर। ये एट अ टाइम रोते भी हैं, एट अ टाइम गुस्सा भी करते हैं, हँसते भी। इनको कुछ पता ही नहीं होता इनका मिजाज कब तब्दील हो रहा है। इनके खुद के हाथ में भी नहीं होता है। बाज़ औक़ात ऐसे पेशेंट्स अपने आप को कर्स भी मारते हैं। और ये दूसरों के लिए भी खतरनाक हो जाते हैं, अपनी फैमिली के लिए, अपने एग्ज़ैक्टली, बच्चों के लिए, बीवी के लिए। एग्ज़ैक्टली। ये आपने बहुत अच्छा कहा है कि अपनी बीवी के लिए भी देखें, एक्चुअली ये होता है कि जो जेंट्स होते हैं ना आइस पीने वाले, वो अपनी जो फीमेल्स होती हैं उनकी, चाहे उनकी मदर हो गई, ठीक है, चाहे उनकी सिस्टर हो गई, अगर वो अनमैरिड, अगर वो मैरिड है, चाहे उनकी वाइफ हो गई, अगर बच्चे हैं या बच्ची हो गई, तो उन पे वो बहुत ज़्यादा शक कर रहे थे। उन पे ये शक कर रहे थे कि इनके अफ़ेयर चल रहे हैं, जबकि उसका रियलिटी से कोई ताल्लुक नहीं होता। उनकी जो फीमेल्स होती हैं ना, वो बहुत ज़्यादा डिसहर्ट होती हैं, वो खुद भी बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होती हैं उनकी इस रवैये की वजह से, बहुत ज़्यादा। कि जब उनका, ज़ाहिर-सी बात है, वो इस तरह की है ही नहीं, ना ही वो इस तरह का कोई रोल अदा कर रही है, बट फिर भी बार-बार उनको इस तरह से देखा जाए, बल्कि ऐसा फ़ील होता है, पेशेंट खुद बताते हैं कि लाइक हमारी जो इस तरह की फीमेल थी, उनसे कोई आके गैर मिल रहा है, जबकि ऐसा था नहीं। रियलिटी वो में ऐसा उनका कुछ भी ख्याली नहीं। पुलाव था जी, जो वो पका एग्ज़ैक्टली, रहे थे अपने जहन में। ऐसा ही है। तो फिर ऐसे तो ज़ाहिर-सी बात है रिलेशनशिप भी खराब होते हैं। अच्छा, लास्ट में डॉक्टर साहब, आप जो भी लोग देख रहे हैं, जो पेरेंट्स देख रहे हैं स्पेशली, उनको क्या अवेयरनेस देंगी कि किस तरह उनको अपनी औलादों के साथ रवैया रखना चाहिए अगर वो नशा कर भी रहे हैं? क्योंकि बहुत से पेशेंट ऐसे हैं जो कहते हैं कि हम छोड़ चुके हैं लेकिन आज तक हम दोबारा से भरोसा नहीं जीत पाए अपने माँ बाप का, वो हुँ। आज भी हमें शक की नज़र से देखते हैं। तो पेरेंट्स के लिए क्या आप बोलेंगे कि उनको किस तरह से अपने बच्चों को देखना चाहिए आगे, किस तरह से ट्रीट करना चाहिए अगर उनका बच्चा नशा कर रहा है? सही, देखिए, अगर रिहैब सेंटर में एडमिट है और उसके बाद वो आया है, जैसे कि ये केसेस होते हैं कि हम दोबारा से नशे बेचने लगे, फैमिली आर्ग्यू कर रही थी। तो अगर इस तरह से होता है, तो फिर ये है कि फैमिलीज़ वगैरह उनको अवेयर करें, उन्हें ये बताएँ कि देखिए अभी आपका ट्रीटमेंट हुआ है। दूसरा, सेकेंडली एक्सेप्ट करें, उसकी जितनी भी नेगेटिविटी निकल के आ रही है, उसने नशा छोड़ा है जिसकी वजह से कुछ चीज़ें चेंज हुई हैं, वो भी एक्सेप्ट करें। उनको समझे हर तरीके से, इतना ज़्यादा पैम्पर्ड भी नहीं करें, इतना ज़्यादा अप्रिशिएट भी नहीं करें, बैलेंस हो हर तरीके, नज़र रखें। एक्स्ट्रा पैसे देने की नीड ही नहीं है, घर से बाहर निकलने की नीड नहीं है, कुछ टाइम तक आप खुद उन्हें टाइम दें, उनकी टेक केयर करें। ये नहीं कि हमने एक यहाँ से कर लिया, उसने जो एडिक्शन छोड़ दी तो हमारा काम ख़त्म, ये नहीं कहना है। आपने आगे जाके अपने बच्चों की इस तरह से देखना है कि अगर वो कहीं पे उठ रहा है, बैठ रहा है, सो रहा है, जाग रहा है, क्या खा रहा है, क्या पी रहा है, किससे बात कर रहा है, किससे नहीं बात कर, तन्हा तो नहीं बैठा हुआ। ये सारी चीज़ें नोट करने की होती हैं, क्योंकि तन्हाई में बैठ के भी उसको फ्लैशबैक आते हैं। तो सही। वो सारी चीज़ें नुकसानदेह होती हैं। बाकी ये कि कहीं जाना भी है तो उसके साथ जाएँ, अकेले तो उसको छोड़ें नहीं। तो
तो ये वाली चीज़ें होती हैं, बिहेवियर कोई चेंजेस नज़र आ रही हैं तो साइकोलॉजिस्ट से जाके अपॉइंटमेंट लें। अगर रिहैब सेंटर में एडमिशन नहीं भी करवा रहे हैं तो एटलीस्ट उसको किसी डॉक्टर से एग्जैक्टली। उसका जो काउंसलिंग है वो लाजमी करवाएं। तो सबसे बड़ी बात है खुद भी अगर अच्छे से बात करें तो काउंसलिंग की नीड भी नहीं होगी, अगर खुद भी अच्छे तरीके से बैलेंस कर लें, डील कर लें तो इस तरह से काफ़ी चीज़ें बेहतर हो सकती हैं, फैमिली अगर इस तरह से रोल कर दे तो।